मेरा जी चाह रहा है कि उसका माथा चूमकर मैं उसे गले से लगा लूं और उस पर सारा प्यार लुटा दूं जो मैंने अपने आंचल में समेट कर जमा कर रखा था। चकनाचूर कर दूं उस शीशे की दीवार को जो मेरे और उसके बीच थी। आज मैं उसे जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। भूख से मेरी आंखें कुलबुला रही थीं। मैं लेटे लेटे भुनभुना रही थी, यह मरी रेनू भी ना जाने कब आएगी। सुबह के 10 बजने को हैं, पर महारानी का कोई अता पता ही नहीं। यह लॉकडाउन न होता तो न जाने कब का इसे भगा देती और दूसरी रख लेती। जब इसे काम की ज़रूरत थी तो कैसे गिड़गिड़ा कर मेरे पास आई थी। और अब नखरे देखो मैडम के। अरविंद सुबह सुबह मुझे चाय के साथ ब्रेड या बिस्किट देकर दवा खिलाते और खुद दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल हैं, इसलिए ज़्यादा मरीज ना होने पर भी उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है। मैं 1.5 महीने से टाइफाइड के कारण बिस्तर पर पड़ी हूँ। घर का सारा काम रेनू ही देखती है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि उठकर अपने काम करने की भी हिम्मत नहीं होती। पड़े पड़े न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। तभी सुहानी की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। माँ, आप जाग रही हैं क्या? मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? मैंने कहा नहीं, चाय और दवा तो तेरे बड़े पापा दे गए हैं, पर बहुत ज़ोर की भूख लगी है। रेनू भी न जाने कब आएगी। कितना भी डांट लो पर इस पर कोई असर नहीं होता। सुहानी बोली, माँ आप उस पर चिल्लाना मत, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसने टीवी ऑन करके लाइट म्यूजिक चला दिया। मैं गाने सुनकर अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में सुहानी एक प्लेट में पोहा और चाय लेकर मेरे पास खड़ी थी। मैं हैरानी से उसे देखकर बोली, अरे यह क्या किया तुमने? अभी रेनू आकर बनाती ना। सुहानी ने बड़े धीमे से कहा, माँ आपको भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि मैं ही कुछ बना देती हूँ। मेरा पेट सच में ही भूख के कारण पीठ से चिपका जा रहा था, इसलिए मैं प्लेट उसके हाथ से लेकर चुपचाप पोहा खाने लगी। उसने मुझसे पूछा, माँ पोहा ठीक से बना है ना? नमक थोड़ा कम था, पर मैं मुस्कुरा कर बोली, हाँ बहुत अच्छा बना है। लेकिन तुमने यह कब बनाना सीखा? यह सुनकर उसकी आंखों में जो संतोष और खुशी की चमक मुझे दिखी, वह मेरे मन को छू गई। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे पति और बच्चों से भी ज़्यादा मेरा ध्यान सुहानी रखती है। मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे याद आने लगा वह दिन जब मेरे देवर देवरानी अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ शॉपिंग करके लौट रहे थे। सामने से आती एक तेज़ रफ्तार कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। देवर ने तो अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और देवरानी 1 हफ्ते तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद भगवान को प्यारी हो गई। अस्पताल में जब अर्ध चैतन्य अवस्था में देवरानी ने नन्ही सुहानी का हाथ अरविंद के हाथों में थमाते हुए कातर निगाहों से देखा तो वह फपक फपक कर रो पड़े। उनकी मृत्यु के बाद लखनऊ में उनके घर, ऑफिस, फंड वगैरह के तमाम झमेलों का निपटारा करने के लिए लगभग 2 महीने तक अरविंद को लखनऊ में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुहानी की कस्टडी का प्रश्न उठा। देवरानी का मायका रायबरेली में था। 3 भाइयों और माता पिता का सम्मिलित परिवार और व्यवसाय था। वे चाहते थे कि सुहानी की कस्टडी उन्हें दे दी जाए। उनके बड़े भैया बोले, सुहानी हमारी बहन की एकमात्र निशानी है, हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर अरविंद ने कहा कि सुहानी मेरे भाई की भी एकमात्र निशानी है। वहीं अरविंद के पिताजी बोले, सुहानी कहीं नहीं जाएगी, मेरे बेटे अनिल की बिटिया हमारे घर में ही रहेगी। इस पर देवरानी का छोटा भाई काफ़ी बिगड़ कर बोला, मैं अपनी भांजी का हक किसी को नहीं मारने दूंगा। आप लोग मेरे बहन बहनोई की सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए सुहानी को अपने पास रखना चाहते हैं। इस विषय पर अरविंद और माँ बाबूजी की उनसे काफ़ी बहस हुई। अरविंद और बाबूजी जानते थे कि उन लोगों की नज़र मेरे देवर के लखनऊ वाले मकान और रुपयों पैसों पर थी। सुहानी के नाना नानी बहुत बुजुर्ग थे, वे उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं थे। अंत में अरविंद ने सबको बैठाकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी बहुत बुजुर्ग हैं और गांव में सुहानी की पढ़ाई लिखाई का उचित इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए सुहानी मेरे साथ रहेगी। अनिल का लखनऊ वाला मकान सुहानी के नाम कर दिया जाएगा
और उसे किराए पर उठा दिया जाएगा। उसका जो भी किराया आएगा उसे सुहानी के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अनिल के ऑफिस से मिला फंड वगैरह का रुपया भी सुहानी के नाम से फिक्स कर दिया जाएगा, जो उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में खर्च होगा। अरविंद के इस फैसले से मैं सहम गई। उस समय तो कुछ न कह पाई, पर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी तक जिस सहानुभूति के साथ मैं उसकी देखभाल कर रही थी वह विलुप्त होने लगी। मैंने डरते डरते अरविंद से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि आपको सुहानी को उसके नाना नानी को दे देना चाहिए। नाना नानी और मामा के बच्चों के साथ वह शायद ज़्यादा खुश रहे। अरविंद शायद मेरी मनसा भांप गए और मेरे कंधे पर सिर रखकर रो पड़े। कातर नज़रों से मेरी ओर देखते हुए बोले, रंजू, अनिल मेरा इकलौता भाई था, वह मुझे इस तरह छोड़ जाएगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुहानी मेरे पास रहेगी तो मुझे लगेगा मानो मेरा भाई मेरे पास है। मैंने उन्हें जीवन में पहली बार इतना मायूस और लाचार देखा था। वह बच्चों की तरह बिलखते हुए बोले, रंजू, मेरे माता पिता और सुहानी को अब तुम्हें ही संभालना है। उनको इतना व्यथित देखकर मैंने चुपचाप नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी इस गम को सह नहीं पाए। हार्ट पेशेंट तो थे ही, महीने भर बाद दिल का दौरा पड़ने से परलोक सिधार गए। बाबूजी के जाने के बाद तो अम्मा मानो अपनी सुध-बुध ही खो बैठीं। न खाने का होश रहता, न नहाने धोने का। हर समय पूजा पाठ में व्यस्त रहने वाली अम्मा अब आरती का दिया भी नहीं जलाती थीं। वे कहती, बहू, अब कोनो भगवान पर भरोसा ना ही रह गयो है। का फ़ायदा ये पूजा पाठ का जब यह दिन दिखवे का रहे। उन्हें कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वे अंदर ही अंदर घुलती जा रही थीं। 1 बरस बाद वे भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अरविंद अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। सामान्य होने में उन्हें 2-3 वर्ष का समय लग गया। नन्ही सुहानी मुझे मेरे घर में सदैव अवांछित सदस्य की तरह लगती थी। उसके सामने न जाने क्यों मैं अपने बच्चों को खुलकर न तो दुलरा ही पाती थी और न ही खुलकर गले लगा पाती थी। मैं अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी तैयार करके स्कूल भेजती और उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती, पर कभी गले से लगाकर दुलार न कर पाती। समय कब हथेलियों से सरक कर चुपके चुपके पंख लगाकर उड़ जाता है, इसका हमें एहसास ही नहीं होता। कब तीनों बच्चे बड़े हो गए और कब मैं सुहानी की बड़ी माँ से सिर्फ माँ हो गई, मुझे पता ही न चला। मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी, पर सुमित और स्मिता को जो भी इंस्ट्रक्शन देती वह उन्हें चुपचाप फॉलो करती। उन दोनों को तो मुझे होमवर्क करने, दूध पीने और खाने के लिए टोकना पड़ता था, पर सलोनी अपना सारा काम समय से करती थी। मुझे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक़ था। घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं अपने इस शौक़ को आगे तो नहीं बढ़ा पाई, पर बच्चों के प्रोजेक्ट में और जब तब साड़ियों, कुर्तों और कपड़ों के बैग वगैरह पर अपना हुनर आजमाया करती थी। जब भी मैं कुछ इस तरह का काम करती तो सुहानी भी अपनी ड्राइंग बुक और कलर्स के साथ मेरे पास आकर बैठ जाती और अपनी कल्पनाओं को रंग देने का प्रयास करती। यदि कहीं कुछ समझ में ना आता तो बड़ी मासूमियत से पूछती, बड़ी माँ, इसमें यह वाला रंग करूँ अथवा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी कला में दिनों दिन निखार आता गया। विद्यालय की ओर से उसे सभी प्रतियोगिताओं के लिए भेजा जाने लगा और हर प्रतियोगिता में उसे कोई न कोई पुरस्कार अवश्य मिलता। पढ़ाई में भी अव्वल सुहानी अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की लाडली थी। जब कभी सुमित, स्मिता और सुहानी तीनों आपस में झगड़ा करते तो सुहानी समझदारी दिखाते हुए उनसे समझौता कर लेती। मैं बच्चों के खेल और लड़ाई के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करती थी। 1.5 महीने पहले जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर बताया कि मुझे टाइफाइड है तो सभी चिंतित हो गए। सुमित, स्मिता और अरविंद हर समय मेरे पास ही रहते और मेरा बहुत ध्यान रखते थे, पर धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या में बिजी हो गए। अभी परसों की ही बात है, मैं स्मिता को आवाज़ लगा रही थी, स्मिता, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी गुनगुना करके बोतल में भरकर रख दो। इस पर वह खींचकर बोली, ओफो मम्मा, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकती? कितनी अच्छी मूवी आ रही है, आप तो बस रट लगा कर रह जाती हैं। इस पर सुहानी ने उठकर चुपचाप मेरे लिए पानी गर्म कर दिया। मेरी खिसियाई सी शक्ल देखकर वह बोली, माँ, क्या आपका सिर दर्द हो रहा है? लाइए, मैं दवा देती हूँ।
मैंने मना कर दिया। सुमित बीच बीच में आकर मुझसे पूछ जाता है, माँ आपने दवा ली, कुछ खाया कि नहीं। स्मिता भी अपने तरीके से मेरा ध्यान रखती है और अरविंद भी, किंतु सुहानी, उसके तो जैसे ध्यान में ही मैं रहती हूँ। आज मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सुहानी कितनी समझदार है। मैं सदैव अपने घर में उसे अवांछित सदस्य ही मानती थी, कभी मन से उसे बेटी न मान पाई। लेकिन वह मासूम मेरी थोड़ी सी देखभाल के बदले में मुझे अपना सब कुछ मान बैठी। कितने गहरे मन के तार उसने मुझसे जोड़ लिए थे। मुझे याद आ रहा है उसका वह अबोध चेहरा, जब सुमित और स्मिता स्कूल से आकर मेरे गले से झूल जाते और वह दूर खड़ी मुझे टुकुर टुकुर निहारती, तो मैं बस उसके सिर पर हाथ फेरकर सबको बैग रखकर हाथ मुंह धोने की हिदायत दे देती थी। उसने मेरी थोड़ी सी सहानुभूति को ही शायद मेरा प्यार मान लिया था। अपनी माँ की तो उसे ज़्यादा याद नहीं, पर मुझे ही मानो माँ मानकर चुपचाप अपना सारा प्यार उड़ेल देना चाह रही है। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसे अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोऊं और अपने मन का सारा मैल और परायापन अपने आंसुओं से धो डालूं। मैं उसे अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार करना चाह रही हूँ। मैं उससे कहना चाहती हूँ, मैं तेरी बड़ी माँ नहीं, सिर्फ माँ हूँ। मेरी एक नहीं, दो दो बेटियाँ हैं। अपने और सुहानी के बीच जो कांच की दीवार मैंने खड़ी कर रखी थी, वह आज भरभरा कर टूट गई। सुहानी मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।